हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्क। तो वर्क होता क्या है फिज़िक्स में? वर्क होता है कि जब हमने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाई और वो जो ऑब्जेक्ट है उसमें डिस्प्लेसमेंट हुई। देखिए, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी डिस्प्लेसेस द बॉडी थ्रू सम डिस्टेंस। क्या होगा कि हमने अगर इस ऑब्जेक्ट पे देखिए यहाँ पे फोर्स लगाई है, क्या हुआ है, कुछ फोर्स लगाने के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा देखिए यहाँ तक डिस्प्लेस हो गया। तो क्या हुआ, उसने कुछ डिस्टेंस यहाँ पे ट्रेवल किया, तो तभी उसी को बोला जाता है वर्क। तो इसको हम लिखते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए, अगर हमारी फोर्स इस डायरेक्शन में है तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाता है एफ कॉस थीटा और इसका वर्टिकल कंपोनेंट आता है एफ साइन थीटा। तो हमें फोर्स का वो कंपोनेंट लेना है जो क्या है, डायरेक्शन ऑफ मोशन की तरफ को है। ठीक है, अब देखिए हमने, क्योंकि बॉडी इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है, तो हमने जो फोर्स का कंपोनेंट लिया वो लिया हमने एफ कॉस थीटा। तो इसलिए हमारा जो वर्क है वो हमारा हो जाता है देखिए एफ कॉस थीटा इंटू एस। और आपको पता है कि जो हमारा देखिए एफ डॉट एस होता है उसको हम एफ एस कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, राइट। तो हमने इसको जो है इस फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ से आपको क्या पता चला, जब हमारा स्केलर प्रोडक्ट होता है टू वेक्टर्स का, अब देखिए डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और फोर्स भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्केलर प्रोडक्ट जो हमारा होता है टू वेक्टर्स का वो एक स्केलर क्वांटिटी आती है। ठीक है, तो जो वर्क है वो हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है। अब बात कर लेते हैं इसकी यूनिट की। तो अब देखिए, अगर इसकी हम ऐसा यूनिट की बात करें तो वर्क की यूनिट होती है हमारी जूल। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं, देखिए फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर। तो ये हमारी इस तरह से भी हो गई न्यूटन मीटर। ठीक है, तो न्यूटन मीटर का मतलब है जूल। और इसकी अब सीजीएस यूनिट देख लेते हैं। तो सीजीएस यूनिट इसकी होती है अर्ग। ओके, और यहाँ पे आपको एक और बात पता होनी चाहिए कि जो हमारा 1 जूल है वो हमारा बराबर होता है 10⁻⁷ अर्ग। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब इसकी नेक्स्ट बात कर लेते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है हमारा वर्क का। तो देखिए, अब जो वर्क है वो हमारा है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला था mL_T-2 और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है उसका भी होगा L। तो यहाँ से हमारा जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो बन जाता है mL/T-2। नेक्स्ट बात आती है कि वर्क की ग्रेविटेशनल यूनिट्स क्या होती हैं। तो देखिए, ग्रेविटेशनल यूनिट इसकी, अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो वो होगी हमारी 9.81 जूल। ठीक है, और इसकी जो सीजीएस यूनिट होगी वो होगी हमारी 981 अर्ग। तो ये भी आपने क्या करनी है, ध्यान रखना है। इसकी मैं कुछ बाकी यूनिट्स आपको बताती हूँ जो कि आपको आगे हेल्प करेंगी। ठीक है, अदर यूनिट्स की बात करते हैं। अब देखिए, जो हमारा देखिए एनर्जी होती है वो भी क्या है, उसकी यूनिट्स भी हमारी वर्क के जैसे ही होती हैं। तो अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी में भी हम बात करते हैं तो वहाँ पे भी देखिए जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो भी क्या है, एक तरह से वर्क की यूनिट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आपको पता ही है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तब देखिए यहाँ पे जूल आ गया, तो दैट मीन्स कि जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो भी एक वर्क की यूनिट है। और अगर हम बात करें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, तो देखिए मेगा का मतलब होता है 10⁻6। तो यहाँ पे अगर हम 10⁻6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पावर जो है कम हो जाएगी, तो ये आ जाएगी हमारी 10⁻⁻13 और यहाँ आ जाएगा जूल। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बात आती है किलोवाट आवर। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं kWh। तो ये भी हमारी क्या है, ये देखिए हमारी एनर्जी की यूनिट होती है। ठीक है, तो एनर्जी भी एक तरीके से क्या है, वर्क की फॉर्म है। तो इसकी भी ये जो यूनिट हुई ये क्या हुई, एक तरह से वर्क की यूनिट हुई। और जो 1 किलोवाट आवर है वो हमारा जाता है देखिए 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो कई बार क्या है कि ये चीज़ें जो है हमें एग्जाम में पूछी होती है कि जैसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए।
अब देखिए ये कैसे आया। अब देखिए किलो का मतलब क्या होता है 10⁻³ और आवर का मतलब है उसमें 60 मिनट्स हैं। अब उनको अगर हम सेकंड्स में कन्वर्ट करें, राइट, तो देखिए क्या आ जाएगा 10⁻³ इंटू यहाँ से आ जाता है हमारा 60 × 60 हो जाएगा, तो वो आ जाएगा हमारा 36 ऐसे, ठीक है। और अब यहाँ से क्या होगा कि अगर हम पावर इनकी जो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 10⁻³ इंटू 3.6 इंटू 10⁻³, राइट। 2 यहाँ से पावर आ जाएगी और एक हमने यहाँ पे डेसिमल लगा दिया तो पावर हमारी 3 आ गई। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा टोटल आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ वर्क की। तो जो वर्क है वो हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी होता है और ज़ीरो वर्क भी होता है। अब देखिए ऐसा क्यों है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो वर्क है वो हमारा आया FS cos थीटा। अब जो देखिए क्या है कि S हमारी डिस्प्लेसमेंट है और F हमारी फोर्स है और cos थीटा क्या होगा, एंगल होगा। तो अब देखिए पॉजिटिव वर्क कब होगा, जब हमारा क्या होगा कि जो फोर्स है हमने जिस डायरेक्शन में लगाई उसी डायरेक्शन में क्या है हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी। तो क्या होगा, जो एंगल होगा इन दोनों के बीच में वो कितना होगा 0 डिग्री का। तो जब हमारा थीटा 0 डिग्री है तो हमारे पास जो W है वो आ जाता है FS और इसको बोलते हैं पॉजिटिव वर्क, ठीक है। तो अब इसके हमें एग्जाम्पल पता होने चाहिए। तो पॉजिटिव वर्क क्या हुआ, अब देखिए इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे कि अब देख लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से वो नीचे गिर रहा है सरफेस पे, तो अब जो वर्क उस पर ग्रेविटी ने किया, ठीक है, वो क्या होगा पॉजिटिव, क्योंकि ग्रेविटी क्या है अर्थ की डायरेक्शन में लगती है और वो गिर भी कहाँ रहा है उसी डायरेक्शन में। तो मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगती है उसी डायरेक्शन में जो है डिस्प्लेसमेंट भी उस पार्टिकल की हो रही है। तो वो भी क्या होगा वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स व्हेन पार्टिकल इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, जब नीचे गिर रहा है पार्टिकल। क्योंकि अगर वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो उस टाइम पे जो वर्क डन होता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो हमारा नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। सेकंड अगर इसका मैं एग्जांपल दूं तो देखिए टग ऑफ वॉर होती है, उसमें क्या होता है कि ऐसे यहाँ पे कुछ प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक उन्होंने रोप ली हुई है। तो देखिए अगर यहाँ वालों ने देखिए सभी दोनों इस जो रोप है उसको अपनी ओर जो है फोर्स लगाते हैं, तो देखिए जो विनिंग टीम है तो उसका मतलब है कि इन्होंने, अगर इसको हम विनिंग टीम मान लें तो क्या होगा कि ये रोप है जो ये इस डायरेक्शन में आएगी, तो मतलब इन्होंने फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगाई है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ पे भी जो वर्क डन होगा विनिंग टीम के द्वारा वो क्या होगा पॉजिटिव होगा। अगर थर्ड एग्जाम्पल हम लेते हैं, अगर देखिए यहाँ पे एक कंटेनर है, इसमें हमने गैस भरी हुई है और यहाँ पे एक मूवेबल पिस्टन लगा दिया है। तो अब देखिए जब ये गैस इस पर फोर्स एक्सर्ट करेगी और अगर इसमें क्या हो रही है एक्सपेंशन हो रही है, क्योंकि गैस तो इस पर देखिए ऐसे ऐसे हर डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, तो अगर इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगाई होगी गैस ने और ये पिस्टन जो है इस अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, तो दैट मीन्स कि जो वर्क डन हुआ है वो भी क्या हुआ है पॉजिटिव हुआ है। और एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर एक बॉक्स है देखिए और आपने इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई और आफ्टर सम टाइम क्या हुआ कि ये जो है इसने ये देखिए डिस्टेंस जो है इसने कवर कर लिया, तो यहाँ पे भी क्या होगा आपका वर्क डन पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट बात करते हैं नेगेटिव वर्क की। तो अब देखिए जब हमारा जो थीटा है वो हमारा क्या होगा 180 डिग्री होगा, तो क्या होगा कि कॉस 180 डिग्री कितना होता है -1, तो हमारे पास जो W वर्क डन है वो आ जाएगा -FS। तो विच मीन्स कि जो वर्क डन बाय अ फोर्स इज नेगेटिव। तो ये कब होगा, जब जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है और फोर्स है, ठीक है, दोनों जो है अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगी। अगर फोर्स हमने इस डायरेक्शन में लगाई है तो डिस्प्लेसमेंट हमारी इस डायरेक्शन में होगी। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक तो वही हो गया कि यहाँ पे हमने अर्थ से कोई ऑब्जेक्ट ऊपर वाली डायरेक्शन में वर्टिकली अपवर्ड जब थ्रो किया, ठीक है, तो उस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगी अर्थ की वो क्या होगी नेगेटिव होगी, क्योंकि जो अर्थ है वो उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो देखिए इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ को हो रही होगी और जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लगी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी वर्क डन क्या आ जाएगा नेगेटिव। सेकंड यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है फ्रिक्शन का। जो फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन होता है वो भी क्या होता है
नेगेटिव होता है। क्योंकि अब देखिए कोई ऑब्जेक्ट हम क्या करते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स कब हमारी यहाँ पे लगती है, जब हमने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाई और हम फोर्स इस डायरेक्शन में लगाते हैं और फ्रिक्शनल फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है। तो यहाँ से भी आपको पता चलेगा कि जब डिस्प्लेसमेंट इस ऑब्जेक्ट में फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी तो फोर्स की डायरेक्शन जो है अपवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो क्या हुआ कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है दोनों के बीच में 180 डिग्री का बन रहा है। तो दैट मीन्स कि जो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो भी क्या होगा, नेगेटिव। लास्ट हमारा है जीरो वर्क डन। जीरो वर्क डन का मतलब है कि जो कॉस थीटा है वो हमारा 90 डिग्री के बराबर है। तो थीटा अगर हमारा 90 डिग्री है तो जो हमारा कॉस 90 है वो हमारा होता है ज़ीरो। ठीक है, तो दैट मीन्स कि वर्क डन हमारा आएगा ज़ीरो जब क्या होगा कि हमने फोर्स जो है या तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगी हुई है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में हो रही है। तो यहाँ पे जो इन दोनों के बीच में एंगल है वो कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का। और इसका बेस्ट एग्जांपल है कि हम बोलते हैं कि आपने क्या किया है, ठीक है, किसी आदमी ने क्या किया है कि ठीक है बॉक्स को अपने सिर पे उठाया है और वो इस डायरेक्शन में चल रहा है। तो अब उसने तो देखिए कुछ वेट उठाया है तो क्या है कि जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन वो चल कह रहा है इस डायरेक्शन में रहा है। तो यहाँ को उसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है। तो दोनों के बीच में एंगल जो है 90 डिग्री का बन रहा है। तो इस केस में हम बोलेंगे कि वर्क डन क्या है, ज़ीरो है। ओके, सेकंड इसका एक और केस है कि ये आपकी क्या है, दीवार है और आप इस पर जो है फोर्स लगा रहे हो। अब देखिए वॉल तो अपनी जगह पे फिक्स रहती है, हम उसको देखिए डिस्प्लेस नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, फोर्स हमने अप्लाई की हुई है लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारी ज़ीरो हो रही है। तो जब इन दोनों में से देखिए जो एफ और एस है इनमें से भी अगर एक ज़ीरो होगा तो तब भी हमारा जो वर्क डन है वो ज़ीरो आएगा। तो देखिए ज़ीरो वर्क डन का एक बेस्ट एग्जांपल है वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमारी लगी होती है टुवर्ड सेंटर और जो डायरेक्शन होती है मोशन पार्टिकल की वो इस डायरेक्शन में देखिए डिस्प्लेसमेंट उसकी हो रही होती है। तो इन दोनों के बीच में एंगल 90 का बनता है, इसलिए जो वर्क डन आता है हमारा वो आता है ज़ीरो। नेक्स्ट बात आती है कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, क्योंकि ऐसा अगर आपके पास क्वेश्चन आ गया कि जहाँ पे आपको वेरिएबल फोर्स दी होगी और आपके पास पोजीशन दी होगी, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, तो आपने क्या करना है उसको देखिए इस तरह से इंटीग्रेट करके उसका आंसर निकालना होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए अगर हमारे पास वेरिएबल फोर्स है F इक्वल्स टू F5 - 3x + 2x² न्यूटन और पोजीशन है x इक्वल्स टू 0 to x इक्वल्स टू 4 मीटर, तो हमारे पास वर्क डन कैसे आएगा, देखिए 0 to 4 हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, इसकी अगर इंटीग्रेशन करेंगे और इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा वर्क डन आ जाएगा। ओके, और जो हमारा वर्क डन होता है वो हमारा होता है एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। मतलब अगर हमारे पास फोर्स इस डायरेक्शन में है, वर्टिकल डायरेक्शन में, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारी डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पे जो देखिए इनके बीच में जो एरिया आएगा उस एरिया को बोलते हैं वर्क डन। ठीक है, तो आ जाएगा हमारा फोर्स इनटू जो हमारा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आई होगी। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आया था, देखिए इस तरह का हमें ग्राफ दिया था और पूछा था कैलकुलेट वर्क डन, से अपने वर्क डन को कैलकुलेट करना था। तो देखिए अब एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ होता है। तो अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस यहाँ से हमें पता चल जाएगा। देखिए 5 और 15 के बीच में 10 मीटर का डिस्टेंस होगा और ये हमारा होगा 5 मीटर का और यहाँ पे भी 5 मीटर का। अब देखिए यहाँ पे दो राइट एंगल ट्राइंगल्स बन रही हैं और यहाँ पे एक रेक्टेंगल बन रही है। तो ये जो इसका वर्टिकल डिस्टेंस था ये यहाँ से हमें पता चल रहा है 3 न्यूटन है। तो देखिए इसका यहाँ से आ जाता है 30, राइट, 10 × 3 30, प्लस जो ये वाली ट्राइंगल है यहाँ से आ जाएगा। देखिए ट्राइंगल का क्या होता है, हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो ये हमारा देखिए 5 यूनिट यहाँ पे है 3, तो ये आ जाएगा हाफ, 5 3 = 15, प्लस जो यहाँ वाला कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा हाफ, यहाँ पे भी 5 मीटर हमारा डिस्टेंस है और ये देखिए जो परपेंडिकुलर है वो हमारा 3 न्यूटन है। तो ये भी हमारा आ जाएगा यहाँ पे 15। तो इनको अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए वर्क डन इक्वल्स टू 30 + 15/2 + 15/2। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 15 ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारा आ जाता है 30 + 15 = 45 जूल। वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल। तो इस तरह से देखिए हम वर्क को कैलकुलेट करते हैं।
तो वर्क हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा अच्छे से। और देखिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि मैं इस पर फ्यूचर में भी जो है फिज़िक्स से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती रहूँगी और मैथ्स से रिलेटेड भी। तो चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम एनर्जी की। तो एनर्जी हमारी होती है कैपेसिटी टू डू वर्क, उसको बोला जाता है एनर्जी। देखिए, ये हमारी कैपेसिटी टू डू वर्क है, इसलिए इसकी जो यूनिट्स हैं वो भी क्या होंगी, वर्क के जैसे होंगी। तो जूल इसकी ऐसे यूनिट होगी और CGS यूनिट इसकी होगी अर्ग। डायमेंशनल फार्मूला इसका आ जाएगा mL/T-2। अब देखिए, इस तरह से डायमेंशनल फार्मूला और यूनिट्स करने का एक फ़ायदा होता है, क्योंकि हमारे पास वैसे फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर ही यूनिट्स एंड मेजरमेंट है, और वहाँ पे जब डायमेंशनल फार्मूला अगर एकदम से अगर आपसे एनर्जी का पूछ लिया जाए तो आपको बताने में डिफ़िकल्टी हो सकती है। लेकिन अगर हम देखिए, जब कोई टॉपिक करते हैं और उसका डायमेंशनल फार्मूला साथ में डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ से हमें ये चीज़ें जो है अच्छे से ध्यान में रहती हैं और कभी भूलती नहीं हैं, ठीक है। या फिर आप इनको अगर भूल भी गई तो आप जो है इनको बता सकते हो कि हाँ, एनर्जी क्या होती है, फॉर्म ऑफ मतलब वर्क से ही हमें डिराइव की है, तो एक इसकी यूनिट जूल आएगी, तो हमें पता होता है कि डायमेंशन फार्मूला क्या आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके एग्जांपल देख लीजिए। तो देखिए, जैसे हीट एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, या फिर साउंड एनर्जी है, ये सारी क्या है, देखिए एग्जांपल्स हैं एनर्जी के। अब मेन बात कर लेते हैं जो हमारी आपने सुना है काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी, तो उनको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है उसका आपको पता है कि वो होती है ½ mv²। अब हमें मेन इंपॉर्टेंट है कि इसमें रिलेशन क्या होता है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में। तो इनके बीच में देखिए इस तरह से रिलेशन आता है, E=p²/2m, और मोमेंटम आ जाता है हमारा 2me√E हमारी है काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए, ये चीज़ मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम व्हेन परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज गिवन, तो आप वहाँ पे भी इसको अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। वहाँ पे मैंने इसका क्वेश्चन भी करवाया है। तो देखिए, काइनेटिक एनर्जी का आपको पता चल गया, तो बात आती है वर्क एनर्जी थ्योरम एक होती है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या होता है कि अगर आपके पास काइनेटिक एनर्जी गिवन हो तो आप क्या है, वर्क कैलकुलेट कर सकते हो। वर्क आता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और वर्क को हम एक और चीज़ भी बोलते हैं, वर्क =Fs, ठीक है। यहाँ पे S क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और F क्या है, फोर्स। तो ये इसी चीज़ से हमें क्या पता चल रहा है कि हम फोर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी गिवन होगी, राइट। हम क्या करेंगे, यहाँ पे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख देंगे, तो क्या होगा, फोर्स हमारी आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी अपॉन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ, फोर्स = काइनेटिक एनर्जी अपॉन डिस्प्लेसमेंट। तो हम देखिए एक चीज़ से देखिए बहुत सारी चीज़ें फिर फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या होती है, एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। तो किसी बॉडी की पोजीशन की के कारण जो उसकी एनर्जी होगी, ठीक है, वो कोई एनर्जी एक्वायर करेगा, उसको बोला जाता है पोटेंशियल एनर्जी। अब ये दो टाइप्स की होती है, एक होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दूसरी होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उसका फॉर्मूला आता है mgh, जहाँ पे m क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, g हमारी है ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h हमारी आ जाती है हाइट, ठीक है। ये इसका हम यूज़ करते हैं जैसे कि ऑब्जेक्ट यहाँ से नीचे फॉल कर रहा है, या फिर हमने ऑब्जेक्ट को देखिए ग्राउंड से ऊपर थ्रो किया है, तो यहाँ पे जब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो हम उस ये वाली एनर्जी जो है कंसीडर करते हैं। तो यहीं पे अगर देख लिया जाए, अगर ये सरफेस है तो देखिए यहाँ से हमने ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो किया है और यहाँ पे h है हाइट, ठीक है। तो उस ऑब्जेक्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि जब वो रेस्ट पे है यहाँ पे, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी हमारी 0, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हाइट हमारी 0 आ जाएगी, ठीक है। और जो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे जब वो पार्टिकल होगा तो यहाँ पे उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी। और इसी के साथ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे उसकी जो काइनेटिक एनर्जी हो वो 0 होगी, और यहाँ पे उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी ग्राउंड पे, ठीक है। इसका यूज़ हम एक्चुअली जब पेंडुलम हम डिस्कस करते हैं वहाँ पे भी होता है, क्योंकि वहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि जैसे ऐसे पेंडुलम है हमारा, ठीक है। अब उसको हमने जर्क दिया तो देखिए वो ऐसे ऐसे अगर मोशन कर रहा है, तो क्या होता है कि इन एक्सट्रीमिटीज़ पे, ये जो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, यहाँ पे हमारी होती है पोटेंशियल एनर्जी, जबकि हम सोचते हैं कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, क्योंकि पार्टिकल ये जो बॉल है वो तो मोशन करके इधर को गई है, लेकिन यहाँ पे हमारी काइनेटिक एनर्जी 0 होती है दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस पे, और यहाँ पे रेस्ट में जो मीन पोजीशन है यहाँ पे हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है मैक्सिमम,
और यहाँ पे अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी होती है 0, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होती है मैक्सिमम। इस बात का आपने ध्यान रखना है। और क्योंकि यहाँ पे मैं दोनों की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी है वो होती है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इसको नेक्स्ट करते हैं, पर पहले यहाँ पे देख लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी का सेकंड टाइप जो कि है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसकी बात करते हैं हम, जैसे स्ट्रेच्ड स्प्रिंग हो गया हमारा वहाँ पे, तो ये हमारे देखिए आ जाती है जो हमारी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है इसकी वैल्यू आ जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर। जो के है वो हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट है और एक्स वहाँ पे जो डिस्टेंस उसने स्प्रिंग ने कवर किया होता है वो होता है, ठीक है। जैसे कि अगर हमारा एक्चुअल स्प्रिंग ये है मान लीजिए और आपने इसको स्ट्रेच कर दिया तो अब क्या हुआ, स्प्रिंग हमारा यहाँ पहुँच गया, ठीक है। अब उसने यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो अब यहाँ पे जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी इस पोजीशन पे वो आएगी हाफ के एक्स स्क्वायर, ओके। और उसी तरह से जब हम स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे तो भी उसकी एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर होती है। और यहाँ पे इसका आपको ग्राफ पता होना चाहिए, इस तरह का जो है पोटेंशियल एनर्जी का, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ होता है। मतलब कि जो हमारे यहाँ पे एक्स मान लीजिए 0 है, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, और इस डायरेक्शन में हमारा एक्स ग्रेटर देन 0 है और यहाँ पे हमारा एक्स लेस देन 0 है, ऐसा होता है ना नंबर लाइन पे। तो अब देखिए यहाँ से आपको पता चल रहा है कि एक्सट्रीम पोजीशन पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी, ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी है वर्टिकल डायरेक्शन में। तो देखिए कि डिस्टेंस के साथ क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है दोनों डायरेक्शन में। लेकिन जब हमारा यहाँ पे पार्टिकल अगर नॉर्मल पोजीशन में है तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, 0। तो नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि जो मैकेनिकल एनर्जी हमारी होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट आपको जो पता होना चाहिए वो है कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं वो फोर्सेस जिनमें क्या है कि जो वर्क डन है दैट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन एंड नॉट अपॉन द पाथ फॉलोड बाय बॉडी। और इसका एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स। और जो कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है उसमें क्या होता है, इसका एग्जांपल मैंने दिया है फ्रिक्शनल फोर्स। तो इसका मतलब है कि जिसमें क्या है वर्क डन डिपेंड्स अपॉन पाथ फॉलोड बाय बॉडी। अब देखिए ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, अब यहाँ पे सरफेस है तो हम बोलते हैं ना कि सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट कैसा है, उस पे जो है हमारी फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड करती है, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स हमारी क्या हुई, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नेक्स्ट हमारे पास है आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन क्या होता है। तो आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन मतलब जो आइंस्टाइन ने रिलेशन दिया था एनर्जी और मास के बीच में, ठीक है। इन्होंने बोला था कि जो मास और एनर्जी हैं क्या है, ये इंटरलिंक्ड है। मतलब अगर हमारा मास है वो क्या है, कम हो रहा है तो दैट मीन्स कि एनर्जी में वो कन्वर्ट हो रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए इनके बीच में रिलेशन था E=mc²। अब नेक्स्ट जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है हमारा पावर। पावर हमारा होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क मीन वर्क अपॉन टाइम। अब देखिए जो वर्क हमारा होता है वो हमारा होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट, ऐसे होता है। तो यहाँ से क्या होगा कि ये हमारा आ जाएगा फोर्स इनटू वेलोसिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होती है, वेलोसिटी होती है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो पावर है वो हमारी है फोर्स इनटू वेलोसिटी, और इनका अगर स्केलर प्रोडक्ट है तो दैट मीन्स कि पावर भी हमारी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। अब इसकी यूनिट देख लेते हैं। तो जो पावर है इसकी यूनिट क्या हुई, इसकी ऐसा यूनिट होती है हमारी, इसको बोलते हैं हम वाट। और ये हमारी किसके बराबर आएगी, देखिए वर्क होता है जूल में, टाइम सेकंड में, तो ये आती है जूल पर सेकंड, ठीक है। और इसकी अगर बिगर यूनिट देख लेते हैं तो किलोवाट आ जाएगी। तो किलोवाट हमारी आ जाएगी 10⁻³ जूल पर सेकंड। आपने पावर की एक यूनिट कॉमनली सुनी होगी जिसको बोलते हैं हॉर्स पावर। तो हॉर्स पावर भी क्या है, पावर की यूनिट है। और जो 1 हॉर्स पावर है वो हमारा होता है 746 वाट के बराबर, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, इससे भी देखिए क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। और जो वाट सेकंड या वाट आवर यूनिट होती है वो हमारी किसकी होती है, एनर्जी की। सिंपल वाट जो है पावर की यूनिट है और वाट सेकंड हमारी यूनिट आएगी एनर्जी की। इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। अब लास्ट इसका जो बचता है वो है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। अब देखिए हमने क्या किया है, वर्क को डिवाइड किया है टाइम से।
तो हमारा क्या होगा, इसका वर्क का होता है ml2t-2, लेकिन यहाँ पे क्या है t-2, ठीक है। अब नीचे भी कितना है, t है, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला आ जाता है ml2t-3। तो देखिए यहाँ से हमें इजीली जो है पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला पता लग गया। तो इसी के साथ हमारा वर्क एनर्जी पावर वाला चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी नेक्स्ट हमारी जो वीडियो आएगी वो होगी कोलिजन पे, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।